स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ IAS के सेशन में आप सबका स्वागत है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम में आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। Economics is so important that every year 15 to 20 questions in prelims are directly asked from this area. 15 से 20 सवाल हर साल इस सेक्शन से आपको देखने मिलते हैं। आपको मेंस के अंदर भी 100 to 150 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस एरिया से देखने मिलते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 84 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स अपलोड करे हैं वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि पार्ट 1 है। से 4 पार्ट होते हैं हमारी क्लास के हैंड रिटन नोट्स के। बाकी 3 पार्ट्स आपको हमारे P2I बैचेस में, जहां पे ये क्लास के बाद अगली क्लास कंटिन्यू होगी, उसमें मिल जाएगा। आप wasu.katara@studyIQ.com पे भी मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। आज मैं उन्हीं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, जो मैं अपनी लाइव क्लासेस में कराता हूं, आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स समझने से पहले, इकोनॉमिक्स होती क्या है? इकोनॉमी होता है या इकोनॉमिक्स होता है? सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स ये एक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब है ओइकोनॉमिकोस, जिसका मतलब है, 2 पार्ट में ब्रेक कर दो अगर इस टर्म को, कि आपका जो हाउस होल्ड है, यू लिव इन सम हाउस, यू लिव इन सम प्लेस, उसको मैनेज करने का तरीका, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप महीने का 20,000 रुपए कमाते हो, उसमें सारे घर का खर्चा चलाना है आपको, तो आपके पूरे घर को मैनेज करने का, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मैनेज करने की साइंस इकोनॉमिक्स है। तो ये ओइकोनॉमिकोस नाम के टर्म से डिराइव होता है, जो कि ग्रीक टर्म है। आप मेरे पीछे लिखा हुआ दिख रहे हैं, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स में हम प्रोवाइड करते हैं। तो सेम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इकोनॉमिकोस का मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, के एक परिवार को फाइनेंशियली कैसे चलाया जाता है। यह आपका इकोनॉमिक्स नाम के टर्म से, ग्रीक टर्म से आपको देखने मिलता है, जहां पे ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड, आपका घर, आपका परिवार, और मैनेजमेंट को नॉमोज से आप सिग्निफाई करते हो, तो ओइकोनॉमिकोस। जोड़ दो दोनों को, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, कि कैसे अपनी गृहस्थी चलाई जाती है, कैसे अपने अलग अलग खर्चे मैनेज किए जाते हैं। अगर आप प्रॉपर एक डेफिनेशन देखेंगे इकोनॉमिक्स की, क्योंकि बिना डेफिनेशन के तो आप नहीं समझ पाएंगे ना, परिभाषा तो होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हमारे दुनिया में, इस प्लैनेट पर रिसोर्सेज, संसाधन बहुत लिमिटेड है। वो रिसोर्सेज जिनको आप छू सकते हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा, इंसान भी तो दुनिया में 7 बिलियन के करीब है, जिसमें से 1.4 बिलियन तो इंडिया में रहते हैं। तो रिसोर्सेज है लिमिटेड, और उसके कंपैरिजन में हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर, हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं, वो है अनलिमिटेड, असीमित, खत्म ही नहीं होती है। जिंदगी भर इच्छाएं चलती रहती हैं, खत्म ही नहीं होती हैं, तो वो है अनलिमिटेड। अब इसी चीज को अगर मैं डेफिनेशन में ढाल दूं, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स एक तरीका है जांच करने का, ऑफ द स्कैरसिटी एंड इट्स यूटिलाइजेशन, एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि कमी को, स्कैरसिटी को इकोनॉमिक्स नापता है। नहीं समझ आया? एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज की कमी, कि रिसोर्सेज ये है लिमिटेड, सीमित मात्रा में, थोड़े हैं, और इच्छाएं हमारी अनलिमिटेड हैं। देखो, इंसानों की इच्छाएं अनलिमिटेड है, हम सब कुछ खरीद लेना चाहते हैं। वी वांट अ बिग कार, वी वांट अ बिग हाउस, वी वांट बिग फर्नीचर, पर इस प्लैनेट पर लोगों के रहने की उतनी जगह है नहीं, इसलिए लोगों को चाल तक में रहना पड़ता है, स्लम्स में रहना पड़ता है। बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हो, सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं है, ट्रैफिक इतना है, लिमिटेड स्पेस है, तो बड़ी गाड़ी कहां से ट्रैवल कर पाएगी? तो इच्छाएं आपकी बहुत बड़ी बड़ी है, बट उनको पूरा करने की एबिलिटी बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। इसीलिए कहा जाता है इच्छाएं असीमित है, आपकी नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड योर द रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज नीड्स आर लिमिटेड। अब तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का यूज करके यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड डिजायर्स एंड वांट्स। अपनी असीमित इच्छाओं को जितना मैक्सिमम तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरा करना आप चाहते हैं, वो इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट के माध्यम से आप कर पाते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है, ताकि आप सेटिस्फाइड हो, आपको सेटिस्फैक्शन मिले। ये बात आपको याद रखनी है। और क्योंकि
हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर लोगों की इच्छाएं, लोगों की जरूरतें पूरी हो और ज्यादा से ज्यादा पूरी हो। इकोनॉमिक्स का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? स्कैरसिटी को। स्कैरसिटी मतलब कमी को। कमी कैसे पूरी हो सकती है? रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो आपको रिसोर्सेज मतलब एक तराजू देखो, एक तरफ आपके रिसोर्सेज हैं, एक तरफ आपकी इच्छाएं हैं, उनको बैलेंस में लाना है। जैसे तराजू बैलेंस में होता है ना, सेम वेट होता है जब दोनों साइड कि जितने भी लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपनी जरूरतें पूरी करते हो, आप अपनी सोसाइटी की नीड्स पूरी करते हो। ये इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि वेल्थ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक्स के तहत आपको देखने मिलता है। इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्ट के तहत आता है। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटीज भी अलग अलग टाइप की होती है। आप सुबह उठते हो, नींद खुलती है, आप हर टाइप की एक्टिविटी करते हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। जैसे सुबह उठे, सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश मांजने गए, जो टूथपेस्ट आपने खरीदा है उसके लिए पैसा लगाया, इट वॉज अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाथरूम की आपने लाइट जलाई, आपने नल का खोला, पानी आया, पानी का बिल देते हो, लाइट का बिल देते हो, वो हो गई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है। पर उसके बाद आप नहा धो के मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, और वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वहां पर कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या पैसे का लेन देन नहीं है। तो अपनी जिंदगी में आप हर टाइप की एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी। अब जैसे कोई पर्सन है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बच्चे से फीस थोड़ी ना लेते हैं कि बेटा इतनी फीस दे देना, वो आपका ही बच्चा है। पर वही चीज अगर आप स्कूल में, कॉलेज में या इवन स्टडी आईक्यू में भी करें, आप पढ़ाएं दूसरों को और उसके बदले में आपको सैलरी मिले, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब हमने ये बात समझ ली है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। बट एक चीज का कंफ्यूजन अभी भी आपके मन में होगा, सर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का फर्क क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी एंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस जहां पर आप सोसाइटी को इवेल्युएट कर पाते हो, सोसाइटी की जरूरतों को इवेल्युएट कर पाते हो। हम जब भी बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ते हो स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर, सब्जेक्ट के तौर पे आप इसे पढ़ते हो। और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। चाइना की इकोनॉमी, फ्रांस की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी। सो इकोनॉमी is the practical application of the subject। और इकोनॉमिक्स ये एक सोशल साइंस है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। जो हम पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें इकोनॉमी की जांच कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की। मतलब एक सब्जेक्ट को थियोरेटिकली पढ़ रहे हो तो वो सोशल साइंस की कैटेगरी में आएगा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी, जैसे हिस्ट्री, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है। और इकोनॉमी किसी कंट्री को सिग्निफाई करते हो इकोनॉमी बोलकर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। ये बात क्लियर है? आगे मैं एक टर्म बताना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके हर डिसीजन का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आप अभी ये क्लास देख रहे हैं, इस टाइम पे आप बिग बॉस देख सकते हैं, इस टाइम पे अगर कोई मैच चल रहा है क्रिकेट का, फुटबॉल का, वो देख सकते हैं। आप वो ना देखकर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। आप टिकटॉक पे रीलें ना देखकर, कच्चा बादाम पक्का बादाम ना देखकर आप मेरी क्लास कर रहे हो। और क्योंकि आप मेरी क्लास कर रहे हो, तो जो चीज आप अभी नहीं कर रहे, अभी आप जो चीज नहीं कर रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब बेसिकली यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, व्हाट यू आर नॉट डूइंग हैज सर्टेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ होता, मैं इस टाइम पे कहीं घूमने जा रहा होता, मैं वो ना करके आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं कहीं घूमने नहीं गया, मैं अभी आपके साथ इस क्लास में डिस्कशन कर रहा हूं, मैं एक क्लास ले रहा हूं, राइट? तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट विच यू आर फोरगोइंग। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी प्राइवेट नौकरी को करते तो आपके पास सैलरी आती,
जो सैलरी अब आपके पास नहीं आ रही है यूपीएससी प्रिपरेशन करने की वजह से, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देखने मिलेगी। द सैलरी विच यू आर नॉट गेटिंग इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो सैलरी अब आपको नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, आप चाहते हैं आईएएस बने, सिलेक्ट हो, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव एंड फॉरगोइंग द अदर ऑल्टरनेटिव। आपने एक विकल्प चूज किया, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आपने बाकी ऑप्शन छोड़ दिए कि जैसे प्राइवेट जॉब नहीं करनी, सैलरी जहां आपको मिलेगी, तो जो लॉस आप वहां उठा रहे हो, जो ऑल्टरनेटिव है आपका, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, जो आप छोड़ रहे हो। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखेंगे, जिसमें पहले तो मैं सबसे पहले गुड्स क्या होते हैं, गुड्स मतलब जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, उनको गुड्स कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको अगले 1 सेकंड में बताता हूं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ गुड्स। तो दो टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो ग्राहक इस्तेमाल करते हैं, आप और मेरी ऐसी आम जनता इस्तेमाल करती है हमारे इस्तेमाल के लिए। जैसे मैंने अभी पानी पिया, पानी की बोतल का इस्तेमाल किया, दिस इज अ कंज्यूमर गुड, जो कि मैं एक कंज्यूमर, एक ग्राहक होकर इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। फाइनल यूज कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है। पर कुछ होती हैं चीजें जिन्हें कहा जाता है कैपिटल गुड्स। अब ये पानी की बोतल किसी फैक्ट्री में किसी मशीन के इस्तेमाल से बनी होगी, ये जो स्टील की बोतल है स्टेनलेस स्टील की, किसी मशीन के इस्तेमाल से बनी होगी। वो मशीन जो ऐसे कंज्यूमर गुड्स को बनाने में मदद करती हैं, उन्हें कहा जाता है कैपिटल गुड्स। ये बात आप याद रखिएगा। कंज्यूमर गुड्स में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। अब जैसे कुछ कंज्यूमर गुड्स होते हैं जहां पर आपको उन कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल काफी समय तक इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जैसे आपका पावर बैंक हो गया, जैसे आपका मोबाइल डिवाइस हो गया, पावर बैंक हो गया, ये आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो। टीवी हो गया, गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, दिस इज ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक टिकता है। दूसरे टाइप का होता है नॉन ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है कि कुछ समय बाद जो खराब हो जाता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गया, दूध दही पनीर हो गया, खराब हो जाता है ना कुछ टाइम के बाद, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि वो ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं हो सकते। थर्ड कैटेगरी है जी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल मतलब थोड़े ड्यूरेबल, थोड़े नॉन ड्यूरेबल, कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद उनका यूसेज खत्म हो जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे लिए। अब कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है जब आपकी इनकम बढ़ जाए। जब आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो चीजें ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हो। जैसे मेरी अगर इनकम बढ़ गई तो मैं अपने लिए घर खरीद पाऊंगा, गाड़ी खरीद पाऊंगा, बाइक खरीद पाऊंगा, फोन खरीद पाऊंगा, जो कि नॉर्मली मैं नहीं खरीद पाता। तो ऐसे गुड्स जो कि आप अपनी इनकम बढ़ने पर ज्यादा खरीद पाते हो, ज्यादा परचेस कर पाते हो, ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। इसका उल्टा है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड का मतलब है कि आपकी इनकम बढ़ी। एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल है कि जो लोग आमतौर पे देखा जाता है गरीब हैं, वो लोग बाजरे की रोटी खाते हैं, और जैसे जैसे उनके पास इनकम आने लगती है वो गेहूं की रोटी खाने लगते हैं, राइट? तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे प्रूव हुआ कि आप एक इंफीरियर प्रोडक्ट से एक सुपीरियर प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हो जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है। एक और एग्जाम्पल देता हूं। कुछ लोग घरों में डबल टोन्ड मिल्क यूज करते हैं, जिसका रेट कम होता है, जिसमें से सारी क्रीम, सारी मलाई निकाल दी गई होती है। पर जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो सुपीरियर गुड्स का इस्तेमाल करना, बेटर क्वालिटी के गुड्स, फुल क्रीम गुड्स का, फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये बात समझनी है आपको। तो आपको क्या पता चला? 2 टाइप के गुड्स हैं। एक है आपका नॉर्मल गुड्स, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ेगी। दूसरे इंफीरियर गुड, उल्टा है। यहां पर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। आप महंगी चीजों की डिमांड करोगे, सस्ती चीजें खरीदना छोड़ दोगे। सीधी सी बात है। इसका एग्जांपल दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। शुरुआत में आप मेट्रो से सफर कर रहे हो, पर आपकी इनकम बढ़ी तो आपने अब गाड़ी खरीद ली। अब आप गाड़ी से, अपनी पर्सनल व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हो। पर यह हमेशा जरूरी नहीं है सही हो, बिकॉज इनकम काफी बार बढ़ने के बावजूद आप किसी चीज का प्रोडक्शन ना ही बढ़ाते हो ना ही घटाते हो। जैसे नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, वहां पर ये इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि नमक तो हर इंसान खाता है, गरीब अमीर हर इंसान खाता है। तभी तो गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान सॉल्ट सत्याग्रह किया था। क्यों? हर इंसान अफेक्ट होता है इससे। ठीक है ना? दवाइयां हो गई, मेडिसिन हो गई, ऐसा थोड़ी ना है कि इनकम बढ़ गई तो ज्यादा दवाइयां खरीदने लगोगे। अरे शरीर को जितनी दवाइयां चाहिए उतनी ही तो खरीदोगे, चाहे इनकम बढ़े या ना बढ़े। सेम तरीके से अगर कोई गरीब है तो उसको भी दवाई खरीदनी पड़ेगी, चाहे कहीं से पैसे का इंतजाम करके खरीदना पड़े, जो भी है।
यू विल हैव टू अरेंज फॉर मनी ना, सीधी सी बात है। तो इंफीरियर गुड्स इसको कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है गिफन गुड्स का। गिफन गुड्स का मतलब यह है वो गुड्स जो कि बहुत ज्यादा इंफीरियर होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास हफ्ते का 500 रुपए आता है खर्चने के लिए, जिसमें से आप 200 रुपए खर्चते हो, आप 200 रुपए खर्चते हो पनीर खरीदने के लिए, पनीर खरीदने के लिए, पनीर खरीदते हो। 100 रुपए खर्चते हो आटा खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए, और बाकी 200 रुपए खर्चते हो पटेटो खरीदने के लिए, आलू खरीदने के लिए। अब अचानक से पटेटो जो कि 10 रुपए किलो होता था उसका रेट बढ़ गया, आलू महंगे हो गए, 10 रुपए किलो से 20 रुपए किलो हो गया जी। मतलब पहले अगर आप 20 किलो आलू खरीद पाते थे 10 रुपए के भाव से, 10 इंटू 20 कितना होता है जी, 200 होता है ना। अब रेट बढ़ गया, 20 रुपीज किलो हो गया, तो अब तो 10 किलो आलू ही खरीद पाओगे। अगर 10 किलो आलू खरीद 10 किलो पटेटो खरीद पाओगे आप पहले के मुकाबले, इट इज रिड्यूस्ड, और इसी वजह से आप महंगाई का नुकसान झेल रहे हो। पर पटेटो ऐसी चीज है जो आपके लिए एक स्टेपल है, मतलब इसका आप कंजम्पशन करोगे ही करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे ही करोगे, चाहे आपकी इनकम बढ़े चाहे आपकी इनकम घटे, पटेटो का तो आप यूज करोगे ही करोगे। तो आपने क्या किया, आपने कहा देखो मैं 200 रुपए खर्चता था आलू पे, तो मैं काम करता हूं पनीर पे थोड़ा पैसा कम खर्च लेता हूं, 100 रुपीज का पनीर खरीद लेता हूं, और बाकी का 15 किलो आलू खरीद लेता हूं। 15 किलो आलू खरीद के मैं 300 रुपए खर्च पाऊंगा पटेटो पे। मतलब प्राइस बढ़ने के बावजूद आपने अपनी डिमांड बढ़ाई। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए थी। ऐसा हमें आयरलैंड में जब एक क्राइसिस आई थी, आयरिश फार्म क्राइसिस, तब देखने मिला। लोगों ने आलू खरीदना ज्यादा कॉस्ट पे प्रेफर किया, महंगे दाम पे प्रेफर किया, क्योंकि वो उनके डे टू डे नीड की चीज है, जरूरी चीज है। तो ये इनकम बढ़ने के बावजूद आप खरीदते हो। जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड का। डिमांड मतलब आप किसी चीज की मांग कर रहे हो, किसी चीज को खरीदना चाहते हो। आप खुद सोचो कितने प्राइस पर आप कोई चीज खरीदना चाहोगे। अगर कोई चीज आपको ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रही है, प्राइस हाई है, तो ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहोगे, या जब उसका प्राइस लो है तब ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहोगे? हम सब यही आंसर देंगे कि हमारी डिमांड बढ़ेगी जब हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। जब सस्ता है तो इंसान ज्यादा खरीदना चाहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहेगा। पर जब प्राइस ज्यादा हो गया तो आप ज्यादा क्वांटिटी में अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद पाओगे, और उस टाइम पे आपकी डिमांड कम होगी। याद करो कोविड लॉकडाउन का जमाना, जहां पे चीजों के दाम महंगे होते जा रहे थे, मास्क महंगा हो गया था, सैनिटाइजर महंगा हो गया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हर चीज महंगी होती जा रही थी। तो जब भी चीजों के प्राइस बढ़ते हैं उनकी डिमांड कम होती है, क्योंकि वो महंगे हो गए ना, लोग अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर कोई चीज सस्ती हो गई तो लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा क्वांटिटी में खरीद पाते हैं। लोग डिमांड बढ़ा देते हैं क्योंकि लोग ज्यादा क्वांटिटी में खरीद पाते हैं। इसी वजह से जब हम इकोनॉमिक्स के इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, गिवन गुड्स के कॉन्सेप्ट को, तो हमें यह देखने मिलता है कि नॉर्मली आप प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम करोगे, पर गिवन गुड्स के केस में प्राइस बढ़ा तब भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आपको वो चीज खरीदनी ही खरीदनी है, उसके बिना गुजारा कहां। इसलिए गिवन गुड्स को कोई छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट, लग्जरी गुड्स और वेबलन गुड। अब लोगों के पास आईफोन होता है, लोगों के पास डायमंड की रिंग होती है, डायमंड की ईयरिंग होती है, डायमंड का नेकलेस होता है। इतना महंगा आता है, लोग क्यों खरीदते हैं? शो ऑफ करने के लिए, दिखावे के लिए, क्योंकि इनकी स्नॉब वैल्यू होती है, इनकी स्नॉब अपील होती है। आप दिखावा करते हो, लोग महंगी महंगी पेंटिंग खरीदते हैं, महंगे महंगे जूते कपड़े गाड़ियां खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि देखो हमारी इनकम ज्यादा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, वी आर रिच। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज खरीदते हैं बिकॉज दे आर शोइंग दैट दे आर रिच, हम अमीर हैं। उनकी इनकम बढ़ेगी तो इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर पाएंगे इनको खरीदने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो चीजों का कंजम्पशन कम करने लगते हो, सीधी सी बात है। आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर चीजों को कम कंज्यूम करते हो। बट यहां पर आपको देखने मिलता है वेबलन गुड्स के साथ कि इनकम बढ़ती है तो जो इकोनॉमिस्ट है जिनके नाम पे ये गुड्स होते हैं, जिन्हें वेबलन गुड्स कहा जाता है, वेबलन नाम के ये इकोनॉमिस्ट के नाम पर कॉन्सेप्ट है, इन लग्जरी गुड्स की वजह से आपको देखने मिलता है
कि इकोनॉमिक्स के अंदर वेबलन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है एज योर इनकम लेवल इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इन वेबलन गुड्स की वैल्यू बढ़ती है। ये एक सीधी सी बात है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम वेबलन गुड्स को देखते हैं। अब आपको ये समझना है कि इसके आगे कौन से तरीके से आप इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई कर सकते हो। दो तरीके हैं जी हमारे पास, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो बेसिक तरीके आप यूज कर सकते हो डिफाइन करने के लिए, ये दो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो बताने के लिए कि किस प्रकार इकोनॉमिक्स को हम बांट सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है जी? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर किसी चीज की एनालिसिस, इकोनॉमिक्स की एनालिसिस, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता है। छोटे लेवल पर, स्मॉलर लेवल पर किसी चीज की एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पर, देश के लेवल पर, कंट्री के लेवल पर जब आप जांच करते हो, कंट्री के लेवल पर इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, कंट्री लेवल पर इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जहां पर देश की जीडीपी, देश की नेशनल इनकम, देश की पर कैपिटा इनकम आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में आपको देखने मिलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल यूनिट की जांच कर रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरे देश की जांच कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंसान की जांच कर रहे हो। जैसे मैं कोई चीज किस प्राइस पे खरीद सकता हूं या मिडिल क्लास लोग कोई चीज किस प्राइस पे खरीद सकते हैं, वो देखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है कि पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पर, देश के लेवल पर, कंट्री के लेवल पर। तो आगे से मैं अगर पूछूं कि आपके लेवल पर मैं अगर कोई इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहा हूं तो वो क्या होगा, माइक्रो या मैक्रो? आपका जवाब होना चाहिए कि सर माइक्रो होगा। और मैं बोलूं पूरे इंडिया के लेवल पर अगर मैं जांच करूं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को रिव्यू करूं तो क्या होगा? तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आखिरकार देखते क्या है? हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, हम देखते हैं मार्जिनल एनालिसिस को। मार्जिनल एनालिसिस मतलब अगर कोई फैक्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री का ओनर वो 100 यूनिट सामान बनाता है, एक फैक्ट्री में 100 गाड़ियां बनती हैं, 100 यूनिट गाड़ियां बनती हैं। अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा के आप गाड़ी बनाना चाहते हो, कि अब तक फैक्ट्री में 100 यूनिट गाड़ियां बनाते थे, अब 101 बनाना चाहते हो, 102 गाड़ियां बनाना चाहते हो, 103 गाड़ियां बनाना चाहते हो, तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट लग रही है आपको? कंज्यूमर किस प्राइस पर, किस दाम पर आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे? कंज्यूमर किस दाम पे आपका प्रोडक्ट खरीदने तैयार है? जब आप इस चीज की एनालिसिस करते हो तो ये आपका माइक्रो एनालिसिस है। और मैक्रो एनालिसिस पूरे देश के लेवल पर, देश में रोजगार कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे देश ने कर्ज कितना ले रखा है, उधार कितना ले रखा है, डेट कितना ले रखा है, ये बात याद रखिएगा। तो इसीलिए आपको जो बात समझनी है बच्चे वो यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंसान के लेवल पर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश के लेवल पर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल बिहेवियर को देखा जाता है, आप कब कोई चीज खरीदने तैयार होते हो, आप कब किसी चीज के लिए अपनी जेब से पैसा निकाल के खर्चोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की इनकम को, 140 करोड़ लोगों के द्वारा एक साल में टोटल प्रोडक्शन कितना किया गया है उसको दिखाता है, टोटल आउटपुट कितना है, टोटल देश में प्रोडक्शन कितना हुआ एक साल में उसको दिखाता है। हमारे देश में महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी उसको दिखाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बहुत सिंपल एनालिसिस है, बहुत बेसिक है, आसान होता है। मैक्रो बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहां पर एक इंसान नहीं है। माइक्रो में तो एक इंसान या एक कंपनी या एक बिजनेस देखते हो आप, एक बिजनेसमैन को देखते हो आप। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री इज कमिंग इनटू द डोमेन, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे 140 करोड़ लोगों के बीच में पैटर्न क्रिएट करोगे, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ पैटर्न। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली आप प्राइस एनालाइज करते हो, चीजों का दाम कितना है, एक ग्राहक किसी चीज को किस रेट पे खरीदेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए कोई कंपनी मोबाइल बनाती है तो वो देखती है कि आप कितना प्राइस दे सकते हो, 16,000, 20,000, 25,000। और कुछ कंपनियां 1.5 लाख का भी रखती हैं प्रोडक्ट, क्योंकि वो जानती हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर इस प्रकार है कि वो कुछ भी पैसा देकर एप्पल के फोन खरीदने तैयार है, 1.5 लाख के भी खरीदेंगे। कुछ लोग 15,000 के फोन खरीदते हैं, कुछ लोग 1.5 लाख के खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है, somebody who has money, जिनके पास पैसा है वो आईफोन खरीदेगा ताकि दिखाने के लिए कि वो किसी से कम नहीं है। कोई मिडिल क्लास का है तो वो भी आईफोन खरीदेगा ये दिखाने के लिए कि हम मिडिल नहीं हायर क्लास के हैं।
तो इसका इनसे चीजों से सिग्नल होती है ना, कि अगर आपके हाथ में आईफोन दिखेगा तो लगेगा यार आप तो बड़े अमीर हो, बड़े अच्छे घर से हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। पर इकोनॉमिक्स में ये छोटे छोटे सिग्नल और कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। कंज्यूमर के बिहेवियर को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अब टूथपेस्ट में नमक, हल्दी, चंदन, नीम, तुलसी, अलग अलग चीजें डालने का क्या पॉइंट है? बस इसी वजह से, क्योंकि कंज्यूमर चाहते थे कि उनके टूथपेस्ट में जो वो मुंह में रख रहे हैं कुछ गलत ना जाए, कोई केमिकल ना जाए, उन्हें लगे कि इसमें तो हर्बल चीजें जा रही हैं। इसीलिए मार्केटिंग की जाती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस टूथपेस्ट में नमक है, क्योंकि आपके साथ वो मार्केटिंग करी जा रही है, सो दैट दे कैन चार्ज यू अ सर्टेन प्राइस फ्रॉम यू, आपसे कुछ पैसा लिया जा सके और उसे खर्चा जा सके। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरे देश की इनकम एनालिसिस करते हो, एक इंसान नहीं, 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से नापते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, इंडिविजुअल आप और मेरे जैसे लोगों के लेवल पर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी के लेवल पर। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये जंगल अगर आपको दिख रहा है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जंगल मतलब पूरे जंगल में अलग अलग टाइप के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ों की एक साथ जांच कर रहे हो, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह है। जब आप पूरे इकोनॉमी की इस तरीके से जांच करते हो, रिव्यू करते हो, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, मैक्रो लेवल है ये। और अगर सिर्फ एक पेड़ की जांच करो, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक चीज की रिसर्च, एक चीज को रिव्यू, एक चीज को एनालाइज, एक चीज की जांच कर रहे हो। अब ऐसे एक इंसान की लेवल ऑफ इनकम कितनी है, उससे कितना पैसा खर्चा जा सकता है, एक कंपनी के डिसीजन हो गए, एक बिजनेस के डिसीजन हो गए, वो इस कैटेगरी में आती है। प्लीज ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे चलें बच्चे, आगे आपको देखने मिलेगा कि माइक्रो और मैक्रो में यही तो फर्क है। माइक्रो इंडिविजुअल कंज्यूमर को देख रहा है और मैक्रो पूरी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पे देख रहा है। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो चुका है। आगे चलने से पहले क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वसु कटारा स्टडी आईक्यू पे मिलेगी। अब हमने माइक्रो मैक्रो के बीच में फर्क समझ लिया क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस क्या है। अब हम समझने जा रहे हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। दुनिया में तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आप कहोगे सर कम्युनिज्म कहाँ गया? सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही एक्सट्रीम रूप कम्युनिज्म कहा जाता है। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करता है। इंडिया के अंदर हमने एक अलग मॉडल शुरू किया है। सबसे पहले कैपिटलिज्म का मॉडल समझेंगे। यूएस में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई 1920s 30s में। उससे पहले पूरी दुनिया एक कॉन्सेप्ट में विश्वास रखती थी जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। उस कॉन्सेप्ट का नाम था कैपिटलिज्म, जिसमें लाइजस फायर इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता था। अब ये लाइजस फायर इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? लाइजस फायर का मतलब है इकोनॉमी को अपने हाल पे छोड़ दो, अर्थव्यवस्था को अपने हाल पे छोड़ दो। अर्थव्यवस्था को अपने हाल पे छोड़ दो का मतलब है कि इंटरफेयर मत करो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस ना हो। सरकार का काम बिजनेस में आने का नहीं है, सरकार को यह काम डेलीगेट करना होगा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, और प्राइवेट सेक्टर को जाकर बिजनेस करना होगा ताकि देश की भलाई के लिए वो पैसा कमा सके, अपनी भलाई के लिए पैसा कमा सके। ये कॉन्सेप्ट दिया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ, जिनकी आप अब फोटो देख पा रहे हो, शक्ल देख पा रहे हो, 1770 में इन्होंने किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस, कि कोई देश अमीर है तो और कोई देश गरीब है तो क्यों है, अमीर देश अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब देश गरीब क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का एनालिसिस की जाए। ये एनालिसिस की गई एडम स्मिथ के द्वारा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशंस नाम के इनकी किताब के अंदर। और उसमें इन्होंने पाया कि कोई देश अमीर है, उसके पीछे रीजन है कि वहां की सरकार बिजनेस में कितना कम इंटरफेयर करती है, वहां पे सरकारें कितना कम से कम इंटरफेरेंस करती हैं, और वहां पे बिजनेसेस को कितनी आजादी मिलती है। ये इन्होंने अपनी किताब में भी लिखा। इस सिद्धांत को ही कैपिटलिज्म के सिद्धांत से कनेक्ट किया जाता है। कैपिटलिज्म मतलब प्रॉफिट, लाभवादी सोच, प्रॉफिट सीकिंग थिंकिंग जो हमारी होती है कि सब कुछ प्रॉफिट है, प्राइवेट सेक्टर का काम है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को कमा के वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करना। पहली बार दुनिया में अगर कोई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इवेल्युएट हुआ था, शुरू हुआ था, तो वो ये कैपिटलिज्म का सिद्धांत ही था, जो कि स्कॉटिश फिलोसोफर एडम स्मिथ ने दिया था,
बट ये अमेरिका के ऊपर और यूके के ऊपर ज्यादा फिट बैठा, क्योंकि अमेरिका में अमेरिका की सरकार ने यही किया, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन जीने का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का पूरा पूरा अधिकार मिला, और लोगों को बोला जाओ, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जाओ बिजनेस करो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तुम्हारे मामले में, गवर्नमेंट तो खुद कह रही है जाके तुम बिजनेस करो, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस से एक इनविजिबल हैंड क्रिएट हो रहा है जो आगे धक्का दे रहा है। इनविजिबल हैंड का मतलब है कि कुछ व्यापारी, कुछ बिजनेसमैन काम तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, पर उससे देश आगे बढ़ रहा है। कैसे? बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, देश में इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ रहा है, वो बेचेंगे, ज्यादा दाम पे बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो उसे बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको देखने मिलेगा इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर कोई भी देश जहां पे बिजनेस ग्रो कर रहा है वहां लोगों की नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी, लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देंगे, कंपनी ज्यादा कंपटीशन करेंगी एक दूसरे से, तो आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा सस्ते से सस्ते दाम पर, जिससे अल्टीमेटली देश और उसके ग्राहकों को फायदा होगा, देश में काम करने वाले नौकरी पेशा लोगों को, एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होगा, उनको भी नौकरियां मिलेगी, और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होगा जब बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट उन्हें मिलेंगे सस्ते दाम पर। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, तो सोसाइटी की तो जरूरतें ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी ना, सरकार को इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ा, सोसाइटी की जरूरतें भी पूरी हो गई, बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। क्यों? ये सब हो रहा है सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो इसलिए ये वो हाथ है जो धक्का लगा रहा है और इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, पर ये हाथ आपको दिख नहीं रहा। दिस इज इनविजिबल हैंड, इनविजिबल इन द सेंस दैट you are seeing growth, you are seeing development, but you are not able to identify how growth and development is happening without the involvement of government। बिना सरकार के इन्वॉल्व हुए कैसे ग्रोथ, कैसे डेवलपमेंट देश के अंदर बढ़ रही है, इस चीज को पता लगाया जाता है, इस चीज को बताया जाता है थ्रू द इनविजिबल हैंड थ्योरी। प्लीज इस चीज को याद रख लेना, इनविजिबल हैंड थ्योरी के माध्यम से बताया जाता है। तो ईयर 1776 में जो एडम स्मिथ की एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ एंड कॉजेज, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस लिखी गई थी, इसके अंदर बताया गया था। अब कुछ फायदे नुकसान देख लेते हैं। कैपिटलिज्म फायदे हैं कुछ? हाँ जी बिल्कुल है। कैपिटलिज्म का फायदा यह है कि जो बिजनेसमैन, जो अमीर है, वो नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, वो चाहते हैं कि फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन सस्ते से सस्ती कॉस्ट पे हो, इसके लिए और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी भी आए तो उससे देश तरक्की ही करेगा। उसके अलावा फर्म्स, बिजनेसेस जो है उनको खुद और एफिशिएंट होना पड़ेगा, बिजनेसमैन को और एफिशिएंट होके काम करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा आउटपुट, ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके। अब देखो, कोई बिजनेस आपको ज्यादा वैल्यू दे रहा है तो आप उसी से सामान खरीदोगे, उसी की सर्विसेज लोगे, हाँ या ना? तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल सिम कार्ड है आपके पास 3 कंपनियों का, एक कंपनी का नेटवर्क आता ही नहीं है, दूसरी कंपनी का नेटवर्क आता है पर पहाड़ी इलाकों पे नहीं आता, तीसरी कंपनी का नेटवर्क हर जगह आता है, तो आप कौन सा चूज करोगे? जो भी तीनों में से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। कैपिटलिज्म भी यही कहता है कि अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपके कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, आपके कंज्यूमर्स और इंक्रीज होंगे, आपके ज्यादा कंज्यूमर जुड़ेंगे। इसलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि बिजनेसेस के पास यहां पर एफिशिएंट होने के लिए इंसेंटिव होता है, कंज्यूमर भी जो चूज करना चाहते हैं वो चूज करते हैं, और वो नॉर्मली वही चीज चूज करते हैं जिसमें उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फायदा पहुंचा पा रही है। इससे क्या होता है? इससे सरकार का ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, जहां पे हर चीज सरकार अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहती है, वो कंट्रोल नहीं आता, बल्कि यू कैन प्रिवेंट दैट कंट्रोल। कैपिटलिज्म अपने बाकी ऑल्टरनेटिव सोशलिज्म और कम्युनिज्म से कुछ फायदे रखता है, इसलिए इसको अच्छा सिस्टम माना जाता है। पर कमियां क्या है? प्राइवेट पार्टी सरकार के साथ मिलकर क्रोनी कैपिटलिज्म पैदा करती है। जैसे इंडिया में भी कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन को कहा जाता है कि गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होकर, इंटरफेयर करके, गवर्नमेंट और ये प्राइवेट कंपनियां सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करती हैं, इसको कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। एक तरीके से प्राइवेट कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेती है और किसी और कंपनी को मार्केट में आने नहीं देती। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी है इंडिया में मान लेते हैं और वही मोनोपोली क्रिएट कर ले। टेक्निकली तो सिर्फ रेलवे में मोनोपोली है इंडिया में, और डिफेंस सेक्टर में देखने मिलेगा। अब देखो ना, सरकार ही है इंडिया में जो हथियार खरीदती है, अलग अलग कंपनियां भले उन्हें हथियार बेचती हो, पर इट इज द गवर्नमेंट ओनली विच इज बाइंग वेपन्स।
तो सरकार की एक तरीके से मोनोपोली है। जब सरकार ही खरीदार हो तो मोनोप्सनी पावर क्रिएट होती है। जब एक बायर हो, अब जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, सारे हथियार देश के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदती है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास मोनोप्सनी पावर है, वही खरीदेगी, तो आप बेच ही नहीं सकते ज्यादा लोगों को। सरकार अगर AK-47 की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, तो गवर्नमेंट ओनली विल बाय। तो इसलिए गवर्नमेंट ही एक बायर है इंडिया के अंदर, तो ये मोनोप्सनी पावर को शो करता है। दो टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होते हैं मोनोपोली, मोनोपोली, एक होता है मोनोसोनी, मोनोप्सोनी। मोनोपोली मतलब देयर इज ओनली वन सेलर, जैसे रेलवे ही है इंडिया में जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और मोनोप्सनी मतलब देयर इज ओनली वन बायर, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है जो इंडिया में हथियार खरीदती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इनको मोनोप्सनी कहेंगे। ठीक है जी। तो फर्म्स कैन गेन मोनोपोली पावर एंड एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स, ये मोनोपोली में होता है। मोनोपोली के अंदर एक ही सेलर हो तो वो ग्राहकों को निचोड़ सकता है, लूट सकता है, कि एक ही सेलर है, एक ही बेचने वाला है, अब ग्राहक कुछ भी पैसा देके खरीदेगा। और मोनोप्सनी के अंदर क्योंकि बायर एक ही है, तो वो वर्कर्स को सैलरी काफी कम देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि और तरीके से तो पैसा बचाया जा सकता नहीं है, वर्कर्स से कम पैसे में काम करवाओ। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान यह कि ये प्रॉफिट 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 के पीछे अंधे दीवाने हो जाते हैं, और एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, पर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको चाहिए पैसा, दैट इज इट। इसलिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पैदा होती है, मतलब एनवायरनमेंट पे एक्सटर्नली बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बहुत गलत परिणाम होता है। और गरीब और अमीर के बीच में फर्क बढ़ने लगता है कैपिटलिज्म में, क्योंकि कुछ लोग ही पैसा भर भर के कमा पाते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ सैलरी पे ही गुजारा करते रहते हैं। इस वजह से गरीब और अमीर, रिच और पुअर के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर एमर्ज होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने मिलेगा, कैपिटलिज्म में यूएस की बात कर लो, इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आता रहता है। जब 1930, आज से 100 साल पहले यूएस के अंदर बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो सब देश ना कम्युनिज्म से इंस्पायर हो गए, जो रशिया के अंदर चल रहा था, कि देखो रशिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस का कोई सवाल ही नहीं है, जबकि ये अमेरिका जो कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहां पे इकोनॉमी अपने लोएस्ट लेवल पर आ गई है, डाउन पीरियड का सामना कर रही है, लो पीरियड का सामना कर रही है, जहां पे इकोनॉमी रिसेशन या डिप्रेशन में आ गई है, अर्थव्यवस्था अब आगे बढ़ नहीं पा रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ लो हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। इसलिए अमेरिका के अंदर कहा गया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी अमेरिका, कि इतने उतार चढ़ाव देखने से अच्छा है कम्युनिज्म और सोशलिज्म अपना लें। इसीलिए कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा नुकसान है। तो कैपिटलिज्म के बारे में आपने समझा। कैपिटलिज्म के अंदर मैंने खास बात बताई एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि सरकार यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है, गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करती है। गवर्नमेंट कहती है बिजनेस करो, अपने हिसाब से करो, हम सिर्फ आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, हम आपसे कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे। इसलिए कैपिटलिज्म बहुत अलग है आपके कम्युनिज्म या सोशलिज्म के मुकाबले। कैपिटलिज्म के अंदर फ्री मार्केट एक्सेस है, फ्री लेबर होता है कैपिटलिज्म के अंदर, वर्कर्स आर वर्किंग फॉर सम सिग्निफिकेंट सैलरी, सम वेजेस, कुछ पैसे के लिए काम करते हैं। कैपिटलिज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, क्लास डिस्टिंक्शन होता है अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में। कैपिटलिज्म के अंदर एक इंसान लोगों को सस्ते सस्ते रेट पर काम करवा सकता है, और ये लीगल और ये वैलिड माना जाता है। इसीलिए कैपिटलिज्म में कई सारी अच्छाइयां हैं और कई सारी बुराइयां भी हैं। कैपिटलिज्म में इनकम इनइक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ती है। कैपिटलिज्म के अंदर अमीरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और वेलफेयर का काम आमतौर पर उतना नहीं होता, तो जो लोग गरीब हैं वो गरीब रह जाते हैं, वो लोगों को स्लम्स में रहना पड़ता है, झुग्गियों में रहना पड़ता है, और अमीर लोग महलों में रह रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम अमेरिका में आई। मैंने उतार चढ़ाव की बात बताई कि अमेरिका की इकॉनमी ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान खूब तरक्की करी। वर्ल्ड वॉर 1 जो है आपका 1914 से 18 तक चला, जिस दौरान अमेरिका ने जर्मनी को भी और अमेरिका ने यूके को, दोनों को अपने अलग अलग रिसोर्सेज बेचे, हथियार बेचे, कपड़े बेचे, बहुत चीजें बेची। पर जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, उसके बाद 1920s के बाद जो इकोनॉमी में अचानक से ग्रोथ आई थी, वो ग्रोथ नीचे की ओर जाने लगी।
और हमारी अर्थव्यवस्था में जो उतार जो बढ़ावा दिख रहा था, यूएस की इकोनॉमी में जो इंक्रीज दिख रहा था, वो यूएस की इकोनॉमी में डाउन जाने लगा। बिकॉज वर्ल्ड वॉर के दौरान बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से लोन ले लेते हैं, फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, इंडस्ट्रीज खोल लेते हैं, पर वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद तो डिमांड उन चीजों की खत्म हो गई ना, युद्ध खत्म हो गया, तबाही मची है देशों में, गरीबी बहुत है, तो अब वो कहां से खरीदेंगे आपसे। इसलिए 1920 से 1930 का जो फेज था अमेरिका के लिए बहुत खराब गया, जहां पर अमेरिका में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब है कि आर्थिक तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डाउन गिर गई थी। और इस टाइम पर आए हेल्प करने के लिए एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी आपने पढ़ा था, उनके जनक जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पहली बार कोई स्कूल ऑफ थॉट आया था, कोई विचारधारा आई थी, तो वो एडम स्मिथ की ही थी, तो इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और जॉन मेनार्ड कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हो, जबकि हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में अर्थशास्त्र नाम का एक ग्रंथ कई साल पहले कौटिल्य महर्षि लिख चुके हैं। कौटिल्य महर्षि ने अर्थशास्त्र के अंदर पॉलिटिको सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करी कि राजतंत्र किसी देश का कैसे चलना चाहिए, और काफी सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करी, जिसके हिसाब से देश का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सकता है, जन प्रशासन चलाया जा सकता है। तो कायदे से तो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स होने चाहिए ना, पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि पश्चिमी देशों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा। एडम स्मिथ के बारे में ज्यादा जानकारी थी, इंडिया के कल्चर को ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, इसलिए हमारे चाणक्य के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं पाई। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी। अच्छा, अब ये जॉन मेनार्ड कीन्स है हमारे थर्ड पर्सन, इनकी फिलॉसफी समझ लेते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स ऐसे टाइम पे सामने आए जब अमेरिका की इकोनॉमी भारी संकट से, भारी क्राइसिस से जूझ रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस वॉर वेरी वेरी हाई ऑन अ वेरी वेरी लार्ज लेवल। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हो रहा था इंडिया में। अब इस दिशा में आपको देखने मिला कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, पीपल वांट मनी, क्यों ना गवर्नमेंट उनको पैसा दे दे। सरकार ने कहा हम कैसे पैसा दें, हम तो कम कैपिटलिस्ट कंट्री है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा अरे ये कैपिटलिज्म छोड़ो, आपको लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए काम करना होगा। कीनीजियन इकोनॉमिक्स में वेलफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज जनता को देने शुरू करे, नौकरियां देनी शुरू करी, एक बहुत बड़ा बांध बनाया, ग्रैंड हूवर डैम जिसका नाम था, जिससे बांध बनने से खेतों में पानी मिला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, जो एक खेत सूखे पड़े हुए थे उन तक वाटर पहुंच पाया। दूसरी बात, जॉन मेनार्ड कीन्स की फिलॉसफी की वजह से अमेरिका जो प्योरली प्रॉफिट सीकिंग के पीछे भागता था, अब वो ये समझ गया कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार को हस्तक्षेप, सरकार को इन्वॉल्व बड़े लेवल पर होना होगा इकोनॉमी में। तो सरकार ने जैसे हूवर डैम बनाया तो लोगों को नौकरी पर रखा, उनको उससे वेजेस मिली, तनख्वाह मिली। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इन्होंने बनाई कि सरकार को पैसा खर्चना होगा, इकोनॉमी पे आउटपुट बढ़ाना होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी होगी, और इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करना होगा। मतलब गवर्नमेंट को एक्टिवली इकोनॉमी में इन्वॉल्व होकर महंगाई को कंट्रोल करना होगा। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इन्होंने दी कि सरकार को खर्चा करना होगा। सरकार उस पंप की तरह है, जब पंप को चलाओगे तो पानी निकलेगा। तो सरकार इज लाइक दैट पंप, गवर्नमेंट इज लाइक दैट। तो वही पानी जनता में बांटा जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट वही पैसा जनता के लिए लगा सकती है। आउटपुट कब बढ़ेगा, जब सरकार खर्चा करेगी, जब सरकार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए। जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये कहा सारा पैसा सरकार टैक्स में ले लेगी तो लोग बिजनेस कहां से करेंगे, लोग अपने ऊपर खर्चा कहां से करेंगे। लेबर को बकायदा तनख्वाह मिलनी चाहिए अपने अलग अलग चीजों के ऊपर खर्चने के लिए, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में देखने मिला कि चीजें इतनी महंगी हो गई थी, इतनी एक्सपेंसिव हो गई थी कि आम जनता अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी, आम जनता खरीद ही नहीं पा रही थी। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने यही कहा कि सरकार को मार्केट में अलग अलग सामान की सप्लाई उसकी डिमांड के हिसाब से इंश्योर करनी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट।
वेजेस लोगों को, तनख्वाह लोगों को बराबर मिले, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, बेरोजगारी कम हो, इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव है, वॉलेटिलिटी है, वो कम हो, महंगाई कम हो, और आम जनता को, कॉमन मैन को इसका बेनिफिट मिले, कॉमन मैन को इसका फायदा मिले। ये फिलॉसफी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी के रास्ते पर लाने के लिए, बहुत जल्दी से स्टेबिलिटी के रास्ते पर लाने के लिए दी गई जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। और देखिए, जॉन मेनार्ड कीन्स की फिलॉसफी यूएस ने इंप्लीमेंट करी और वो इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आ सका। अब यही फिलॉसफी कीनीजियन इकोनॉमिक्स की इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश करी है लो इकोनॉमिक ग्रोथ के संकट से बाहर आने के लिए, बट हम इंडिया में वो कीनीजियन फिलॉसफी को पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो देखा जाए तो वेस्टर्न इकोनॉमीज अमेरिकन इकोनॉमी के फिलॉसफी के हिसाब से बनी थी। 1928-29 के अमेरिका में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से ये बाहर लाने में अमेरिका को तो मदद किया। इंडिया के अंदर हमने ऐसा ही एक सिद्धांत चलाया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा का आप सबने नाम सुना है, नहीं सुना तो सुनो। एक सरकार की योजना है जिसमें गांव के अंदर अगर आप रहते हो, 365 दिन में से 100 डेज का काम आपको गारंटीड मिल रहा है, जिसके बदले आपको पैसे मिलेंगे ताकि उस पैसे को खर्च के अपना पेट भर सको, अपने परिवार को खिलाना पीना खिला सको, अपने बच्चों को पढ़ा सको, उनका पेट भर सको, जिससे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बड़ा है, गरीबी कम हुई है और देश के प्रोग्रेस में ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा। तो जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांत की वजह से इंडिया में ये कॉन्सेप्ट हमने मनरेगा का शुरू किया। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। आगे चले, आगे आपको ये बात समझनी है कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने जब बोला कि गवर्नमेंट को ही स्टिमुलस देना है इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को ही स्टिमुलस देना है इकोनॉमी को मॉनेटरी एंड फिस्कल इनिशिएटिव्स के माध्यम से, मतलब इकोनॉमी में पैसा प्रोवाइड करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है, टैक्स कम करना होगा जनता के ऊपर, और जनता की वेलफेयर के लिए पैसा खर्चना होगा, भलाई के लिए पैसा खर्चना होगा। आज पूरी दुनिया जॉन मेनार्ड कीन्स की फिलॉसफी को फॉलो करती है, इवन इंडिया। आगे चले, इस सिद्धांत को जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स थे तो जर्मन, रहते यूके में थे। इन्होंने कैपिटलिज्म के नुकसान को बहुत करीबी से देखा। कार्ल मार्क्स की ये फिलॉसफी थी, विश्वास था कि देखो, सारी मेहनत कौन करता है? फैक्ट्री में वर्कर्स करते हैं, और फैक्ट्री में प्रॉफिट कौन रखता है? फैक्ट्री का ओनर, कैपिटलिस्ट क्लास। मेहनत सारी वर्कर कर रहे हैं, पैसा सारा ओनर रख रहा है, ये तो नाइंसाफी है। फ्रूट्स ऑफ लेबर, अपनी मेहनत का पैसा लोगों में बांटना चाहिए, ऐसा जॉन मेनार्ड कीन्स की फिलॉसफी थी कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं अपने काम के लिए, मेरे को जायज पैसा मिलना चाहिए, इफ आई एम वर्किंग हार्ड, वरना सारा पैसा तो बिजनेस का ओनर रख लेगा। अगर ओनर प्यार से नहीं मानता तो पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। बंदूक की नली से शक्ति का बहुत ज्यादा एहसास होता है। जब आप बंदूक से गोली चलाते हो, यू फील वेरी पावरफुल। तो नक्सलवादी फिलॉसफी है, नक्सलवाद का सिद्धांत इंडिया में भी, नक्सली छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार के इलाकों में आज भी एक्टिव है। यही फिलॉसफी है कि अगर जमींदार जमीन नहीं दे रहा गरीबों में बांटने के लिए और सिर्फ अपने लिए रख के बैठा है, तो उस जमींदार की जमीन छीनो, उस जमींदार को मार दो और गरीबों में उस जमीन को बांट लो आपस में। यही नक्सलिज्म का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म के फिलॉसफी से आया है। कम्युनिज्म के अंदर, कम्युनिज्म बाय द वे सोशलिज्म का ही रूप है, बट सोशलिज्म का बड़ा एक्सट्रीम फॉर्म है, मतलब सोशलिज्म का सबसे उग्र रूप है। कार्ल मार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक इंगल्स, इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम था जी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एक किताब लिखी तो इन्होंने डास कैपिटल भी थी, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। किन्होंने? कार्ल मार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक इंगल्स। फ्रेडरिक इंगल्स, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें कहा गया पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। इसमें कहा गया कि कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते रहते हैं, अपने बिजनेस में लगाते रहते हैं, और एक डिवाइड, एक डिवीजन क्रिएट हो गया है, एक क्लास डिवीजन क्रिएट हो गया है, हैव्स एंड हैव्स नॉट का डिवीजन क्रिएट हो गया है। हैव्स जिनके पास रिसोर्सेज हैं, हैव नॉट्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हैव्स जो कि अमीर है, हैव नॉट जो कि अमीर नहीं है, गरीब है। और इसी कैपिटलिज्म के सिद्धांत को तोड़ना होगा
और इसको तोड़ने के लिए अगर वायलेंस का भी इस्तेमाल करें तो करना पड़ेगा। वैसे तो प्रायोरिटी शांति से होनी चाहिए, पर वायलेंस का भी इस्तेमाल करना होगा, ताकि फ्रूट ऑफ लेबर मतलब जो काम किया है, मेहनत किया है, उस मेहनत मशक्कत के बाद जो पैसा कमाया है वो बट सके, समान रूप से इक्वल तरीके से बट सके अमीर और गरीब के बीच में। इसके लिए कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी आई पहली बार, क्योंकि इन्होंने तो थ्योरी दी थी। पहली बार ये फिलॉसफी 1917 में रूसी क्रांति के दौरान, रशियन रेवोल्यूशन के दौरान की गई, जहां पे रशिया के राजा को रशिया के किसानों ने, सोल्जर्स ने, लेबर वर्कर्स ने, जो कि परेशान आ गए थे राजा के राज से, उनको हटाने के लिए इस्तेमाल किया। रशिया के रूलर को हटा दिया और रशिया की बोल्शेविक पार्टी जो व्लादिमीर लेनिन के अंडर थी, उन्होंने रशियन क्रांति करी। वहां पर सरकार बनाई जो कि आम जनता के द्वारा उसका मालिकाना हक होगा सरकार का, मतलब कोई राजा महाराजा नहीं होगा। सोवियत विल बी रूलिंग, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एंड फार्मर्स, वो और उनके रिप्रेजेंटेटिव राज करेंगे। रशिया पहली बार दुनिया में कम्युनिस्ट कंट्री बना। दूसरा कम्युनिस्ट कंट्री बना चाइना, 1949 कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कि माओ जेतुंग के दौरान हुआ। माओ दूसरे लीडर थे। माओ ने, जैसे इंडिया का सिस्टम था, चाइना का भी काफी उसी तरीके से, उसी प्रकार से सिस्टम था। चाइना में बड़े बड़े जमींदार होते थे और जमींदार बड़े अमीर थे, वो अपने बॉडीगार्ड रखते थे जो लंबे चौड़े लठ के साथ, लाठियों के साथ घूमते थे। तो माओ और उनकी जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, आम किसानों की जो फोर्सेस थी, उन्होंने ऐसे बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, रिबेल किया, उनको देश से हटा फेंका और पूरे चाइना पे अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया। क्या इंडिया भी कम्युनिज्म के रास्ते पे किया? नहीं। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी एक सोशलिस्ट लीडर थे। इंडिया में सोशलिज्म का सिद्धांत चला काफी सालों तक। 1947 से 1991 तक हमारे देश में कोई भी पॉलिसी बनती थी तो उसमें सोशलिस्ट ओवरटोन होता था, मतलब समाज कल्याण के लिए ही बनाई जाती थी, समाज के लाभ के लिए, फायदे के लिए बनाई जाती थी। चाहे नेहरू जी के टाइम में हो, चाहे उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी के टाइम में हो। इंदिरा गांधी जी ने 14 प्राइवेट बैंकों को रातों रात सरकारी बना दिया 1969 में। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, सोशल वेलफेयर आ सके, समाज का कल्याण हो सके, समाज को फायदा मिल सके, पब्लिक को फायदा मिल सके। 1980 में उन्होंने फिर से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। 1969 में पहले 14 का, 1980 के अंदर फिर 6 और बैंक का, टोटल 20 बैंक। अब आज 12 बचे हैं सरकारी। उस टाइम पर बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया। आज तो कई सारे बैंकों को जोड़ दिया ना, मर्ज कर दिया ना एक दूसरे के साथ। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जो आपको मुद्दे की बात समझनी है वो इतनी सी है बच्चे, कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया, वो पूरी दुनिया ने किसी ना किसी रूप में अपना लिया। इंडिया में भी कम्युनिज्म है। इंडिया में वायलेंस से नहीं, इंडिया में पीसफुल तरीके से। बंगाल के अंदर ज्योति बसु की सरकार, बंगाल के अंदर कम्युनिज्म आया। इंडिया के अंदर, केरला के अंदर कम्युनिज्म आया। इंडिया के अंदर कम्युनिज्म स्प्रेड हुआ। क्यों स्प्रेड हुआ, किस प्रकार स्प्रेड हुआ? इंडिया में कम्युनिज्म इसलिए स्प्रेड हुआ क्योंकि इंडिया के अंदर पीसफुल तरीके से गरीबों की भलाई के लिए कम्युनिस्ट सोच को आगे बढ़ाया गया, कम्युनिस्ट थिंकिंग को बढ़ाया गया। तो दुनिया में हमेशा युद्ध हुआ कम्युनिज्म को आने के लिए, चाहे रशिया देख लो, चाहे चाइना देख लो। इंडिया में शांति से, पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हुए कम्युनिज्म आया, जिसको हमने इंडिया में 1991 के बाद सोशलिज्म के सिस्टम में हमने चेंज किया। इंडिया में बड़ा बदलाव लेकर आए। कम्युनिज्म इंडिया में 2 स्टेट्स में ही, केरला और बंगाल तक सीमित था, पर पूरे देश में सोशलिज्म चल रहा था। सोशलिज्म मतलब सोशल वेलफेयर की सोच। इंडिया में सोशलिज्म किस प्रकार चला? इंडिया में सरकार की पॉलिसीज से, जैसे इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया, नेहरू जी का एग्जाम्पल दिया। बट 1991 में कुछ ऐसा हुआ जिसे हम कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। अब आखिरकार 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स की जरूरत थी, तो क्या जरूरत थी? और एलपीजी में एल क्या होता है, पी क्या होता है और जी क्या होता है? एल का मतलब है जी लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है जी प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीजें इंडिया में आई। एक्चुअली क्या है, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर हो गई थी। अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो इंडिया का
एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा ग्रो हो नहीं पा रहा था। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी नहीं इंडिया में कि आपको बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज, आईटी कंपनीज, होटल देखने मिलेंगे। ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं थे, बहुत माइनर लेवल पे एग्जिस्ट करते थे। आज़ादी के बाद से वैसे भी हमने सोशलिज्म का सिद्धांत चलाया, जहां पे सरकारी कंपनियों को हमने लीड दी और बोला कि आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो। सरकारी कंपनियां जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, गेल, सेल, रेल, सब सरकारी था। ओएनजीसी सब सरकारी था। प्राइवेट सेक्टर बेचारा कंपीट ही नहीं कर पा रहा था। इस वजह से इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी क्राइसिस बैकग्राउंड में बन रही थी। इंडियन इकोनॉमी को सरकार एफिशिएंटली मैनेज कर नहीं पा रही थी, खासतौर पे 1980s में। एग्रीकल्चर में हमारे देश की 65% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, पर एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत स्लो था, बहुत कम था, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया था, या इंश्योरेंस सेक्टर या फॉरेन ट्रेड का सेक्टर। जब हमारे देश के अंदर ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी अलग अलग सेक्टर्स में, तो एक बात बताओ, सरकार के पास पैसा खर्चने के लिए आएगा कहाँ से? तो सरकार का एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन द इनकम। सरकार का खर्चा उनकी इनकम से ज्यादा हो गया। सरकार ने और पैसा उधार लिया, सरकार ने और पैसा बोरो किया टू फाइनेंस द डेफिसिट, घाटे को पूरा करने के लिए। सरकार ने इंडिया और इंडिया के बाहर के बैंकों से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लिया, बल्कि हमें तो अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ गया। सरकार को इतने पैसे का करना क्या था? सरकार डेवलपमेंटल पॉलिसी चलाती थी। सुई से लेकर हवाई जहाज इंडिया में गवर्नमेंट बनाती थी। एग्रीकल्चर से लेकर हर एरिया में सरकार इंटरफियर करती थी और अलग अलग डेवलपमेंटल पॉलिसीज के लिए सब्सिडी देती थी। देखो ना, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज ये बनाने होते हैं सरकार को, तो डेवलपमेंट पे पैसा खर्चना होता है, रोड्स बनाने होते हैं, हाईवे बनाने होते हैं। अब बेरोजगारी इतनी थी, गरीबी इतनी थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, सरकार की इनकम बढ़ नहीं रही थी, खर्चा सरकार को फिर भी करना था, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स का सर पे बोझ था, जो कि हमारे देश के लिए एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा था। गवर्नमेंट लगातार कंटिन्यू टू स्पेंड मनी ऑन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट कितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम चला रही थी, बट वो एडिशनल रेवेन्यू नहीं अर्न कर पा रही थी। दिक्कत तो ये है ना, सरकार पैसा कमाएगी कहां से? टैक्स से। क्या आपको लगता है कि लोग टैक्स पे करते थे, स्मगलिंग करते थे लोग उस टाइम पे? आप पुरानी हिंदी पिक्चरों के अंदर अगर देखेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा? विलन कौन होता था? हमेशा स्मगलर को विलन दिखाते थे। टैक्सेशन बड़ा लो लगाया जाता था, बहुत कम लेवल पर टैक्स लगाया जाता था। लोग गरीब थे तो ज्यादा देश की आबादी टैक्स ही नहीं दे पाती थी। आज भी 6% के करीब, 7% के करीब लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं। 94-95% पॉपुलेशन आज भी इनकम टैक्स नहीं फाइल कर रही, तो उस टाइम पे तो और भी कम था। तो गवर्नमेंट इंटरनली टैक्सेशन के माध्यम से पैसा कमा नहीं पा रही थी। सरकारी कंपनियों की भी इनकम कोई बहुत ज्यादा थी नहीं, वरना सरकार के खर्चे निकल जाते। अच्छा, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमारे दरवाजे बंद थे। हमने दूसरे देशों के लिए अपने दरवाजे बंद करके रखे हुए थे। वी वर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, हमने दूसरों के लिए दरवाजे बंद करे थे। पर बाहर से जाकर ऑयल खरीदना, पेट्रोल खरीदना, गैस खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना, मेडिसिन खरीदना हमारे लिए जरूरी था। गोल्ड खरीदना, शादियां होती थी, हर त्योहार पे सोना चाहिए होता था। और इसके लिए बाहर अगर आप कुछ खरीदोगे बाहर से, तो उन्हें पेमेंट किसमें करोगे? आप ले जाओगे रुपया देने, वो कहेंगे ना जी ना, हमको चाहिए डॉलर, हमको चाहिए यूरो। अमेरिका के साथ ट्रेड करोगे, मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड करोगे, यूरोप के साथ ट्रेड करोगे, तो वो रुपया थोड़ा ना लेंगे, वो डॉलर लेंगे, वो पाउंड लेंगे, जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं खुद। रुपए का क्या करेंगे? इसीलिए इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट कवर बचा। मतलब 2 हफ्ते के बाद अगर हम बाहर से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो उसको खरीदने के लिए हमारी तिजोरी में डॉलर नहीं है, हम बाहर से नहीं खरीद सकते। वी विल नॉट हैव इनफ मनी टू बाय, इतना पैसा भी हमारी जेब में नहीं था। तो इसीलिए हमारे इकोनॉमी में ये बैकग्राउंड हमें देखने मिला, दैट वी वर हैविंग अ वेरी पुअर, वेरी बैड कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन। सरकार का खर्चा हमारे रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ रहा था, और सरकार की उधारी बस एक लिमिट क्रॉस कर गई, और अल्टीमेटली हमें कहा कि अब तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना होगा, या इंपोर्ट्स को कम करना होगा। या तो बाहर ज्यादा सामान बेचो और पैसा कमाओ, या तो बाहर से खरीदना कम कर दो। ये दोनों ही चीजें हमारे लिए पॉसिबल हो नहीं पा रही थी। तो इस टाइम पे अल्टीमेटली मनमोहन सिंह जी जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा समय आ गया है बदलाव का। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से इंडिया ने मदद ली, $7 बिलियन कुछ का लोन लिया।
इस क्राइसिस से जूझने के लिए। और वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने कहा हम लोन तो दे देंगे, पर आपकी इकोनॉमी में फिर से प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे, फिर आ जाओगे लोन मांगने। तो वंस एंड फॉर ऑल अपनी इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म्स करो। ऐसी कंडीशनैलिटीज, ऐसी कंडीशंस हमारे ऊपर एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लगा दी, कि कहा कि हमारी बात मानो, हम एक डॉक्टर हैं, तुम्हारा इलाज करने आए हैं, कड़वी दवाई भी खिलाएंगे तो खानी पड़ेगी, माननी पड़ेगी बात हमारी। ठीक है जी। एलपीजी रिफॉर्म्स में एल था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि ओपन करो, इकोनॉमी को ओपन करो। अरे एसेंशियल गुड्स, खाने पीने की चीजें तक महंगी हो गई थी, दूसरे देशों से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज 2 हफ्ते के लेवल पर आ गया था, मतलब इतना पैसा नहीं था कि हम फॉरेन एक्सपोर्ट्स एक बड़े लेवल पे कर सकें। वी हैड मैक्सिमम 2 वीक्स ऑफ मनी। तो हमें अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत मेजर रिफॉर्म्स करने पड़े। अब जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक की सिचुएशन में आप 2 चीजें करने की कोशिश करते हो। एक तो पेशेंट को स्टेबल लाने की कोशिश करते हो कि उस हार्ट अटैक के बाद उसका हार्ट नॉर्मल कंडीशन में पंप करे, और अब वहां से आप उसको स्ट्रक्चरल चेंज लाने की कोशिश करते हो कि भैया तला भुना मत खाओ, ये दवाइयां खाना, आपको जूस पीना होगा, वॉक करना होगा, रनिंग करनी होगी, जिम करना होगा, यह स्ट्रक्चरल चेंजेस। पर तुरंत जब हार्ट अटैक आ रहा है तब आप ये नहीं कह सकते कि अरे अरे तुमने छोले भटूरे क्यों खाए। वो तो तभी हो सकता है ना व्हेन द पर्सन इज इन अ स्टेबल कंडीशन। तो पहले इकोनॉमी को हमने स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, उसके बाद ये स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आए जिनको आप एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, जहां पे चीजों के बढ़ते हुए दाम को कंट्रोल किया। इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बहुत कम हो गया था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस फाइंड करके, जिससे इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़े, हमारा देश कॉम्पिटिटिव बन सके, किसी और देश की तुलना में तरक्की कर सके, इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो सके। लिबरलाइजेशन में हमने कहा कि सरकार जो भी इंटरफेयर करती है बिजनेसेस के अंदर, प्राइवेट बिजनेसेस के अंदर, अब नहीं करेगी। सरकार पहले हर चीज की पॉलिसी बना देती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की इंडिया में सुई से लेकर हवाई जहाज भी सरकार के हिसाब से बनाना पड़ता था। कितने क्वांटिटी में बनाओगे, कितने प्राइस पे बेचोगे, कौन से देश को बेच सकते हो, ये सब सरकार बताती थी। अगर फैक्ट्री खोलनी है, इंडस्ट्री खोलनी है, तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। सरकार की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी, सरकार की इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी। हमारे देश के अंदर सब कुछ सरकार की अनुमति के बाद ही होता था। तो दिक्कत यह हुई कि एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर हमने सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन की कोशिश करी, जो अब तक प्रॉब्लम थी हमारे देश के अंदर। एलपीजी रिफॉर्म्स में सबसे पहला रिफॉर्म हुआ एल, एल मतलब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में सब कुछ जो सरकार डिसाइड करती थी, किसको लाइसेंस मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, कौन सी चीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता था कौन सी चीजें बाहर बेच सकते हो, बाहर से इंडिया में टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है, नहीं लाई जा सकती, इन्वेस्टमेंट बाहर से इंडिया में आ सकता है, नहीं आ सकता। सरकार ने कहा कि बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया, बहुत इंटरफेरेंस हो गया, अब गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना। सरकार ने कहा जो लाइसेंस की कंडीशन है वो हम खत्म करते हैं। सरकार ने कहा जो फैक्ट्रियों में जा जाकर सरकारी इंस्पेक्टर छापा मारते थे, सरकारी इंस्पेक्टर फैक्ट्रियों में जा जाकर जो छापा मारते थे, जो रिश्वत वसूलते थे, जो हफ्ता वसूलते थे, उसको खत्म करना है। तो लिबरलाइजेशन का एक पिलर हो गया कि आपका इंस्पेक्शन राज खत्म, इंस्पेक्शन राज खत्म। लेबर इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो गलत तरीके से लेबर इंस्पेक्शन, फैक्ट्री इंस्पेक्शन के नाम पे रिश्वत खाते थे, वो खत्म हुआ। दूसरा, कोटा रिस्ट्रिक्शन। सरकार बताती थी कि कितना प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, कि आपकी फैक्ट्री है 20 टन से ज्यादा सामान नहीं बना सकते। अरे वो 50 टन से ज्यादा सामान बनाने की कैपेसिटी रखते हैं तो उन्हें करने दो ना, बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे। प्राइवेट सेक्टर को तो कई सारे इंडस्ट्रीज में आने ही नहीं दिया जाता था, और कुछ सेक्टर जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कंट्रोल किया जाता था। अब कोई स्मॉल स्केल कंपनी है वो बड़ी नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको छोटा रहकर ही सरकार के कई सारे इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स का फायदा मिल रहा है। इस तरीके से हमारे देश के अंदर कई सारी कंपनीज जो अपना पोटेंशियल पा सकती थी ग्रो करके, वो भी ग्रो नहीं करी, और कई सारी कंपनीज जो कि इन इंडस्ट्रीज में, जो कि स्पेशली रिजर्व्ड थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, कि मैं काम खोलना चाहता हूं एक पर्टिकुलर टाइप का, पर क्या है ना, सरकार के रूल्स के हिसाब से वहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही खुल सकती हैं।
अब मेरा उसमें फायदा नहीं होगा अगर मैं अपने पूरा स्केल, एक बड़ी इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं क्रिएट कर पाया, अगर मैं एक बड़े लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं क्रिएट कर पाया। तो प्रॉब्लम ही सारी यही थी कि इंडिया के अंदर प्राइस फिक्सेशन वो सरकार करती थी, इंस्पेक्टर राज सरकार का होता था, इंडस्ट्रीज को परमिशन सरकार देती थी, लेब छोट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो पूरा एक कंट्रोल जो था सरकार का वो कम किया गया। सरकार ने एक पिंजरे में बंद पक्षी को धीरे धीरे बाहर छोड़ना शुरू किया। वो पिंजरे में बंद पक्षी था इंडिया का बिजनेस सेक्टर, उसको ओपन किया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, जहां पे हमारे देश के अंदर कुछ एरियाज को छोड़कर, जैसे कि अल्कोहल क्रिएशन, शराब की फैक्ट्रियां, उसके लिए सरकार की परमिशन लगती थी, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स या डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस के इक्विपमेंट हो गए, हथियार, माइनिंग, मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब सरकार ने अपने पास रखा या लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन बनाए रखी। या दवाई बनाने की इंडस्ट्रीज, अल्कोहल, तंबाकू, हजार्डस केमिकल्स की इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज तो सरकार ने अपनी पॉकेट में रखी। एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, स्पेस सेक्टर, ये सरकार ने अपनी जेब में रखी। बाकी सारी इनको छोड़ के सारी इंडस्ट्रीज को सरकार ने ओपन कर दिया कि जाओ प्राइवेट सेक्टर वालों, आओ इस बिजनेस में, इन टाइप के बिजनेस में एंटर करो एंड बिजनेस करो। इट वाज ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर ने आकर इन एरियाज में बिजनेस करना शुरू किया। इस तरीके से इंडिया में लिबरलाइजेशन चला। सरकार पहले कंट्रोल करती थी, चीजों के दाम भी खुद डिसाइड करती थी। अब कुछ चीजों को छोड़कर बाकी चीजों के दाम प्राइवेट सेक्टर को डिसाइड करने की पूरी पूरी परमिशन दी। तो सरकार ने डी लाइसेंसिंग करी, लाइसेंस की कंडीशंस को कम किया, डी रिजर्वेशन किया, जो इंडस्ट्रीज सरकार के पास रिजर्व थी उनको खत्म किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डी रेगुलेशन किया। डी रेगुलेशन मतलब वो इंडस्ट्रीज इनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, उनसे रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। नेक्स्ट अगर कुछ हुआ हमारे देश में तो वो था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के तहत प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन के तहत प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा देना शुरू किया। जो सरकार के पास, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी कंपनियां थी वो लॉस करवा रही थी, तो उन लॉस कमाने वाली कंपनियों का डाइवेस्टमेंट किया, उठा के सीधा प्राइवेट हाथों में दे दिया। जैसे आईआरसीटीसी इसका बेस्ट एग्जांपल है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टिकटिंग कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया है। एयर इंडिया का एग्जांपल दूं, एयर इंडिया टाटा को बेचा है ना अभी, तो एयर इंडिया जो टाटा को बेचा है वो डिसइन्वेस्टमेंट का ही एक एग्जांपल है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा इंडिया में डाइवेस्टमेंट के अलावा, डाइवेस्टमेंट कहते हैं इसे, डिसइन्वेस्टमेंट का ही एक रूप होता है। डाइवेस्टमेंट के अलावा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। डाइवेस्टमेंट मतलब जब आप पब्लिक सेक्टर से उठा के कोई चीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है चाहे 0.1%, चाहे 1%, चाहे 10%, चाहे 100%, आप अपनी अपनी बिजनेस का चाहे 1%, चाहे आधा परसेंट भी बेच रहे हो, पर अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेचे हो, जैसे अभी एलआईसी के शेयर्स मार्केट में बेचे, हम जैसी जनता को आईपीओ में बेचा, इनिशियल पब्लिक ऑफर में, मतलब पहली बार जब जनता को शेयर बेचे जाते हैं, हमने खरीदा भी। क्या हुआ, एक सरकारी कंपनी जिसमें पहले सरकार का कंट्रोल था वो प्राइवेट हाथों में चली गई कुछ परसेंटेज से। तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट का एग्जांपल। अब यहीं पे प्राइवेटाइजेशन लिखा होता, इसका मतलब है किसी भी कंपनी में 51% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का शेयर होना। अगर किसी कंपनी जैसे एयर इंडिया में आज टाटा का शेयर आ गया तो आज वो प्राइवेटाइज हो गई है। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में फर्क है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब चाहे 1% आप शेयर बेच रहे हो किसी और को, वो डिसइन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, जहां पे ओनरशिप और कंट्रोल बहुत लिमिटेड लेवल पर आप किसी को दे रहे हो। यू आर बेसिकली सेलिंग शेयर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग फंड्स, पैसा इकट्ठा करने के लिए आप शेयर बेच रहे हो, शेयर जनरल पब्लिक को बेचे जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के अंदर ओनरशिप मैनेजमेंट की, कंट्रोल मैनेजमेंट का प्राइवेट हाथों में दिया जाता है, जहां पे 51% से 100% का ओनर प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। मिनिमम 51%, मैक्सिमम 100%। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब जब 51% मिनिमम
या मैक्सिमम 100% किसी कंपनी का शेयर प्राइवेट हाथों में चला जाए। ये फर्क है। और इंडिया में प्राइवेटाइजेशन को हमने बढ़ावा दिया, जहां पे ओनरशिप और कंट्रोल कई सारी इंडस्ट्रीज का प्राइवेट हाथों में दिया, ताकि सरकारी कंपनियां जो लॉस कमा रही थी, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं था, वो दूर हो सके, मॉडर्नाइजेशन आ सके। मॉडर्नाइजेशन बड़े लेवल पे आएगी तभी देश तरक्की कर सकेगा। बल्कि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया, एफडीआई आया इंडिया के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, काफी एफडीआई आया प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इंडिया बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई रिसीवर। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर आया। अभी मैं ग्लोबलाइजेशन बात करने वाला हूँ, ग्लोबलाइजेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि एफडीआई कितना इंपॉर्टेंट है देश के लिए। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये आगे हम जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। तब एक एफडीआई होती है जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक एफआईआई होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इंडिया में ये दोनों बड़ी काफी लेवल पर, काफी हाई लेवल पर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जहां पर 10% से ज्यादा शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे टेस्ला इंडिया में आके अपनी पूरी एक ब्रांच खोलेगा, उसमें टेस्ला का मालिकाना हक होगा, राइट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है। इंडिया में फैक्ट्री खोलेगा, सैमसंग ने दिल्ली एनसीआर में, नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है, जहां पर पूरा पैसा लगाया है, करोड़ों रुपए लगाए हैं, फैक्ट्री खोली है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। बट यही अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाते, मान लो कोई फॉरेन इंडिविजुअल अमेरिका में बैठा है, वो रिलायंस के 10% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, ये सोचकर कि इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री है, ये कंपनी बड़ी डेवलपिंग है, आगे ग्रो होगी, तो मेरे को जितना पैसा मैंने लगाया उस पर ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये टिकाऊ नहीं होता, ये बिकाऊ होता है। ये जैसे ही पैसा कमा लेते हैं देश छोड़ के चले जाते हैं, जिसे कहा जाता है फ्लो ऑफ कैपिटल। और क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, ये कभी भी अपना पैसा हमारी इकोनॉमी से निकाल के जा सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हॉट मनी। हॉट मनी इसलिए नहीं कि बड़ा गरम गरम पैसा लेकर आ रहे हैं, हॉट मनी इसलिए क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये हमारे देश को छोड़ के बहुत जल्दी जाते हैं, देश से उड़ जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर जितनी जल्दी आए हैं, रिटर्न कमा के उतना जल्दी चले जाते हैं। तो ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, अच्छा खासा रिटर्न कमा के इंडिया छोड़ जाएंगे। बात समझ आ रही है? इसीलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिन्हें आप कहते हो, ये एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ लेंडिंग नहीं होता। फिर हम इन्हें अलाउ क्यों करते हैं? ये एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो हम इन्हें अलाउ क्यों करते हैं? हम इन्हें अलाउ इसलिए करते हैं क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे स्टॉक मार्केट के ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, शेयर्स में टेम्पररी कैपिटल डालते हैं, जो देश की ग्रोथ को ज़्यादा बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है। तो इंडिया में एफडीआई काफ़ी आई, इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया, दुनिया भर से कंपनियां हमारे देश में आने लगी, और इंडिया में एक कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा। ग्लोबलाइजेशन की अच्छाई ये हुई कि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आई, दुनिया भर से कैपिटल और दुनिया भर से टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी। और दुनिया को हमारी ज़रूरत थी, हमने भी इससे बहुत इन्वेस्टमेंट कमाया, बहुत पैसा कमाया, और हमसे भी बहुत ज़्यादा पैसा दूसरे देशों ने कमाया हमारे देश में बीपीओ सर्विसेज, आईटी सर्विसेज के माध्यम से, कॉल सेंटर ओपन करके, आईटी कंपनीज को बढ़ावा देकर। हमारे देश में पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, नोएडा में कई सारे कॉल सेंटर्स, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज कंपनीज खुली, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बीपीओ सेक्टर केपीओ खुले, जिन्होंने, क्योंकि इंग्लिश जानते थे, सॉफ्टवेयर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छी पकड़ थी, दूसरे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी शुरू करी, अपनी सर्विसेज ट्रांसफ़र करनी शुरू करी, और लो कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू करी। लो कॉस्ट का मतलब है कि इंडिया के बीपीओ सेक्टर्स, अगर यूएस में किसी को $4,000 में देके काम करवाना पड़ेगा, $4,000 में काम करवाना पड़ेगा, इंडिया में आप बहुत आराम से ₹40,000 में भी काम करवा सकते हो। लोग सस्ते में करने तैयार हैं। पढ़ी लिखी जनता थी, कंप्यूटर में एजुकेटेड थी, एक्सपर्ट थी, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करना ग्लोबल लेवल पे शुरू किया। इसी टाइम पे चाइना ने सामान का एक्सपोर्ट करना शुरू किया, हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट करना शुरू किया ग्लोबल लेवल पर।
और हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हुए ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हासिल करते हैं और हम ये ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा लेते हैं और वर्ल्ड इंटरकनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से। वर्ल्ड इंटरकनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से। ग्लोबलाइजेशन का कुछ नेगेटिव भी हुआ, बिल्कुल हुआ। बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म आ गया, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कल्चर आ गया। रिच बिकेम रिच, पुअर बिकेम पुअरर। इनइक्वालिटी बहुत बड़ी, असमानता बहुत बड़ी। अर्बन रूरल डिवाइड, रिच पुअर डिवाइड बढ़ा, गरीब अमीर का फर्क बढ़ा, ठीक है ना। हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क बढ़ा। कुछ लोगों की इनकम बहुत तेजी से बढ़ी, कुछ लोगों की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ी, उसी लेवल पे थी। लोगों में स्किल्स की कमी आ गई क्योंकि बेहतर टेक्नोलॉजी थी। एक स्किल्स डिवाइड या एक स्किल गैप पैदा हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई। उस वजह से ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा मैसिव रिजल्ट्स, बड़े मैसिव लेवल पर रिजल्ट्स इंडिया में नहीं आ सके। ग्लोबलाइजेशन कुड नॉट ब्रिंग मैसिव रिजल्ट्स, बिग रिजल्ट्स। इट कुड नॉट प्रोड्यूस मैसिव रिजल्ट्स। इसीलिए आपको देखने मिलेगा ग्लोबलाइजेशन में और कंज्यूमरिज्म की, फीमेल को देखते हैं ना, डीओ के ऐड आते हैं, वो डीओ लगाता है, पूरा कमोडिफाई कर दिया फीमेल को, कमोडिटी बना के दिखा दिया है, अपनी प्रॉपर्टी बना के दिखा दिया। ये कल्चर इंडिया में लाना चाहते थे हम कि नारी की इज्जत भी ना करें, कि वो डीओ लगाता है, फिस फिस करता है और सारी लड़कियां पीछे भागने। ये क्या है? ये सच अ मिसोजिनिस्ट थिंग, शुड नॉट बी देयर ना। इसीलिए आपको मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया में ये कंज्यूमरवाद, ये सब इंडिया में पैदा हुआ। अच्छा, अभी आपने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में समझा, वापस हम एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं। हम डिमांड और सप्लाई के बीच का फर्क समझने जा रहे हैं कि आखिरकार डिमांड क्या होती है, आखिरकार सप्लाई क्या होती है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है। माइक्रो, मैं बेसिक्स बिल्ड कर रहा हूँ इस क्लास में, राइट। कुछ एडवांस लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं। डिमांड का मतलब है कि आप किसी चीज की मांग कितने प्राइस पे करते हो, और प्राइस से कनेक्टेड दिखाया जाता है, बाकी चीजों को इक्वल या कांस्टेंट रखा जाता है। अब डिमांड कर्व जब भी बनता है तो आप एक बात समझो, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप एक चीज 20 रुपीज के रेट पर खरीद सकते हो या 50 रुपीज के रेट पर खरीद सकते हो। आप किस रेट पर ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, 1 या 2? मतलब इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स 20 रुपीज पे आप ज्यादा कमोडिटी खरीदोगे, मतलब प्राइस जब आपका कम होगा, 20 होगा तो आप ज्यादा खरीदोगे, 50 होगा तो आप कम क्वांटिटी खरीदोगे। मतलब मैं इस तरफ प्राइस को सिग्निफाई कर रहा हूं और इस तरफ क्वांटिटी को सिग्निफाई कर रहा हूं। प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी कम। प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी कम। ज्यादा महंगा बिकेगा तो कम खरीद पाओगे, सस्ता बिकेगा तो ज्यादा खरीद पाओगे। तो डिमांड कर्व ऐसे नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है जब दाम कम होगा, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, समझे। ऑन दी अदर हैंड सप्लाई कर्व दिखाना चाहता हूं। अब सप्लाई एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। आपके पास सेलर की तरह ऑप्शन है कि 20 रुपए में सामान बेचना चाहोगे या 50 रुपए में। एज अ सेलर यू विल वांट टू सेल एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, ज्यादा से ज्यादा दाम पे बेचना चाहोगे ना एज अ सेलर, आया ना। इसीलिए एज अ सेलर आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे हायर प्राइस पर और लोअर प्राइस पर अपना प्रोडक्ट नहीं बेचोगे। बेसिकली जब आप इस तरीके से सप्लाई कर्व देखते हो तो सप्लाई कर्व हमेशा ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि कम प्राइस पे कम क्वांटिटी बेच रहे हो, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हो, ये ऊपर की ओर जाता है। ये देखो ना, ऊपर की ओर जा रहा है, इट इज मूविंग अपवर्ड। तो सप्लाई कर्व ऊपर की ओर जाता है, डिमांड कर्व नीचे की ओर जाता है। अब ये जो आपने पढ़ा डिमांड एंड सप्लाई कर्व, इनको एक साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे सब्जी मंडी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर कभी आप सब्जी मंडी गए हो तो आप सब्जी की मंडी जाते हो, आप पूछते हो भैया भिंडी क्या रेट है, भैया कहते हैं कि 60 रुपए किलो। अरे नहीं नहीं, 60 रुपए किलो तो बहुत ज्यादा रेट है, आप 30 रुपीज किलो लगाइए तभी आपसे भिंडी खरीदेंगे। अरे नहीं मैडम, अरे नहीं सर, 30 कहाँ से, हमें तो इतने की खरीद भी नहीं पड़ेगी, आप एक काम करो 40 दे दो, 40 दे दो। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, 50 दे दो, पार्डन में। वो कहते हैं नहीं नहीं, 50 रुपए नहीं, मैं आपको 40 दूंगी। और 40 पर डील हो जाती है। बायर और सेलर जिस प्राइस पे खुश हो। तो जब भी डिमांड
और सप्लाई कर्व को आप एक साथ जोड़ के दिखाते हो एक सिंगल ग्राफ बना के, तो जहां पर ये मीट होते हैं ना, जहां पर बेचने वाला बेचने तैयार है, जहां पे खरीदने वाला खरीदने तैयार है, उस मीटिंग पॉइंट को कहा जाता है, उस मीटिंग पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे जिस रेट पर बायर खरीदने तैयार है आफ्टर नेगोशिएशन, जिस रेट पर सेलर बेचने तैयार है आफ्टर नेगोशिएशन, उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। जिस प्राइस पे बायर खरीदने तैयार, बेचने वाला सेलर करने तैयार है। ये बात ध्यान रखिएगा, सिंपल लॉजिक। तो ये है डिमांड एंड सप्लाई का रूल। दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई रूल। अब और एक चीज समझो, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब संतुलन की स्थिति। अगर ये चेंज हो जाए, अगर डिमांड बढ़ जाए अचानक से, अगर अचानक से डिमांड बढ़ जाए और उतनी सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? टमाटर के साथ क्या हुआ? अभी 250 रुपए किलो गया कि नहीं गया? टमाटर 250 रुपए किलो गए कि नहीं गए? क्या हुआ? गए ना। क्यों? क्योंकि डिमांड अचानक से बढ़ गई, सप्लाई बढ़ नहीं पाई, सप्लाई तो कम हो गई। क्यों? टमाटर की फसल खराब हो गई बारिश होने की वजह से, बेमौसम बरसात होने की वजह से। नुकसान देखो ना कितने बड़े लेवल पर हुआ। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इससे महंगाई बढ़ती है। अच्छा, अगर डिमांड कम हो जाए सप्लाई के मुकाबले, जैसे आज टेप रिकॉर्डर और कैसेट की डिमांड है क्या इकोनॉमी में? बताओ, कोई खरीदता है टेप रिकॉर्डर आज? बताओ बताओ बताओ, कोई टेप रिकॉर्डर खरीदता है क्या आज? कोई नहीं खरीदता। पीपल डोंट बाय इट। क्यों? क्योंकि आज उनकी डिमांड ही नहीं है। आज पेन ड्राइव चलती है, आज तो सीडी भी नहीं खरीदता कोई। तो उनकी डिमांड बहुत कम है, सप्लाई भी बहुत कम है, उनके दाम बहुत सस्ते हैं। मतलब मुझे याद है एक टाइम पे एक सीडी खरीदनी होती थी तो 70-80 रुपीज की आती थी। आज मुझे लगता है 5-6 रुपए की भी कोई नहीं बेचेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। इट्स ऑफ नो यूज नाउ, एज सिंपल एज दैट। तो बस मुद्दे की बात यही है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, जिस वजह से प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो डिमांड का लॉ सामने लिखा है, यही हैंड रिटन नोट्स में लिखा है। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइजेस, जब दाम बढ़ेगा, क्वांटिटी रिक्वेस्टेड ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेस, कि जितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है वो कम हो जाएगी। ज्यादा दाम पे कम खरीदोगे, कम दाम पे ज्यादा खरीदोगे। इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अब इसके अलावा आपको क्या समझना है कि जब भी आप डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व देखते हो तो कुछ चीजें आपको कांस्टेंट मान के चलना पड़ता है, कि कुछ चीजें कांस्टेंट रहेंगी। दो चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, एक गुड के चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले मैं आपको बता रहा हूं सब्स्टिट्यूट गुड, फिर मैं आपको बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। दो चीजें, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट, चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? अरे सर, चाय का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता। कॉफी, टेक्निकली एज अ बेवरेज, अब चाय नहीं पी सकते तो कॉफी पी लोगे। अब मान लो चाय के रेट बढ़ गए, इट बिकेम एक्सपेंसिव, तो पता है क्या होगा? कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। पता है कैसे? चाय के रेट बढ़े, चाय की डिमांड कम होने लगेगी, लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे जिसके प्राइस आज भी कम है, और उनकी डिमांड इस तरीके से बढ़ने लगेगी। ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। पहले गुड के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाती है, देख रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे ब्रेड बटर, जैसे कार और पेट्रोल। ब्रेड के दाम बढ़ेंगे तो बटर की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड महंगा हो गया है और ब्रेड के साथ बटर लगा के खाया जाता है, तो बटर भी कम क्वांटिटी में यूज होगा, क्योंकि ब्रेड महंगी हो गई है, उसका कम उपभोग करेंगे, कम कंजम्पशन करेंगे। और जब कम कंजम्पशन करोगे, कम उपभोग करोगे, तो अल्टीमेटली आपको देखने मिलेगा कि इन दैट सिनेरियो, इन दैट सिचुएशन, व्हेन यू विल बी कंज्यूमिंग लेस, जब आप कम कंज्यूम कर रहे हो, तब उस सिचुएशन के अंदर when but the bread prices have increased, the butter demand will decrease, क्योंकि ब्रेड को कम कंज्यूम कर रहे हो तो बटर उसके साथ खाते हैं, तो उसे भी तो कम ही, मतलब कॉमन सेंस।
कि ब्रेड की डिमांड कम हो गई, ब्रेड कम खरीद रहे हो, तो कच्चा बटर थोड़ी ना खाओगे। कुछ लोग हो सकते हैं इतने टैलेंटेड हो, बट नॉर्मली इतना टैलेंट ना लोगों में होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइम पे इसको कंज्यूम करो। क्लियर है? इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट देखने मिलता है दैट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इम्पैक्ट इंक्रीज इन डिमांड पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज दिस क्लियर टू यू? क्या ये बात आपको क्लियर है? आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वसु कटारा स्टडी IQ, उस पर कनेक्ट हो सकते हो। 84 पेजेस का मैंने आपके लिए हैंड आउट डलवाया है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए काउंसलिंग चाहते हो, जीरो से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करें, तो वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप है। आप vasu.katara@studyIQ.com ईमेल आईडी है, इस पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।